हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको नेहा के अल्फाज चैनल पे। तो ये हमारी स्टोरी है मांझा तेरा मेरा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिज्ञासा थी वो अपने कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज पहुंचकर सारे जो टीचर्स थे वो इकट्ठा एक जगह पे खड़े कर बातचीत कर रहे थे। तभी उनमें से एक टीचर जिज्ञासा के पास आकर बोलती है कि पता नहीं क्यों प्रिंसिपल सर ने ना टीचर्स मीटिंग रखी है, उनको कुछ बात करनी है स्टूडेंट के बारे में। तो जिज्ञासा बोलती है हाँ, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो बोलती है कि डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों, ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। तो जिज्ञासा थी ना, वो उस मैडम से बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तो जो टीचर थी ना वो बोलती है हाँ बेटा, सब ठीक ही हो जाएगा। ऐसे थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे ना प्रिंसिपल सर आते हैं और बोलते हैं कि सारे टीचर जाकर मीटिंग रूम में बैठ जाइए, हम आते हैं अभी। तो जो जितने टीचर्स थे ना वो मीटिंग रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो प्रिंसिपल सर थे ना वो आते हैं मीटिंग रूम में, और जो सारे टीचर्स थे ना वो खड़े हो जाते हैं। तो जो हेड चेयर था ना वहाँ पे जाके प्रिंसिपल सर बैठ जाते हैं। तो सारे टीचर्स को बैठने का इशारा करते हैं, तो सारे टीचर बैठ जाते हैं। तभी उनमें से जिज्ञासा बोलती है, क्योंकि वो प्रोफेसर थी। तो जिज्ञासा ना बोलती है सर, इस मीटिंग की खास वजह। तो जो प्रिंसिपल थे ना वो बताते हैं कि हाँ खास वजह है, इसीलिए तो इस मीटिंग को रखा है। आप सबको हम बता देना चाहते हैं, हम आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं कि बहुत पहले से मैंने सुना था कि काफ़ी स्टूडेंट को फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना था, लेकिन यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर का कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कोई मौका ही नहीं मिला डिज़ाइन करने का। तो सारे टीचर्स ना इस पे हामी भरते हैं। तो एक उनमें से टीचर बोलते हैं तो सर क्या आप कोई फैशन डिज़ाइनर का टीचर लाने वाले हो। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं नहीं, पहले आप लोग मेरी बातें सुन लीजिए, उसके बाद जो भी है वो आपको डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो सारे टीचर्स हैं ना वो हामी भरते हैं और सब चुपचाप बैठ जाते हैं। तो जो प्रिंसिपल थे ना वो बताते हैं कि मैंने ना एक स्टूडेंट के लिए इवेंट रखा है। उस इवेंट के थ्रू जितने भी स्टूडेंट को फैशन डिज़ाइनर में बनने का शौक़ है या उसमें दिलचस्पी है, तो वो अपने डिज़ाइंस को बनाकर वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारे गेस्ट को भी बुलाया जो फैशन डिज़ाइनर है, उसमें स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, अपने डिज़ाइन को वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर जिस स्टूडेंट का भी फैशन डिज़ाइनिंग जो डिज़ाइन बना रहे वो अच्छा होगा, उन डिज़ाइन पे वर्क किया जाएगा, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतर होगा। उनको उससे प्रेरणा मिलेगी कि उनको फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना जो है ना वो उसे पूरा कर पाएंगे। और इसमें मैंने खास कुछ डिज़ाइनर्स को भी आने का इनवाइट किया है। तो जो सारे टीचर हैं ना वो इनको बातें अच्छी लगती है कि हाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक़ है। तो सारे टीचर ना हामी भरते हैं कि सर आपने जो भी सोचा है ना बहुत अच्छी है। तो जो टीचर होते हैं ना वो बोलते हैं कि हाँ मैं आप सबको ये बता तो दिया, आप जितने भी क्लास टीचर हैं अपने अपने सारे स्टूडेंट को ये बात बता दीजिए, और हाँ उनसे ये भी बता दीजिएगा कि ये इवेंट एक हफ्ते बाद ही होने वाली है, तो उनकी तैयारी वो पहले से ही कर ले। और हाँ बता दीजिएगा कि जिस स्टूडेंट का अगर डिज़ाइन अच्छा हुआ तो उनके प्राइज़ के तौर पे कुछ इनाम भी दिए जाएंगे। तो जो टीचर थे ना सब हाई में बढ़ते हैं, और ये मीटिंग यहीं पे ओवर हो जाती है। तो सारे जो टीचर्स थे ना अपने अपने क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं, और जितने भी स्टूडेंट को फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक़ था या दिलचस्पी था उन सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते हैं और बोलते हैं कि जिस स्टूडेंट का भी फैशन डिज़ाइनर में शौक़ है, इसमें आगे बढ़ने की, अपने कैरियर बनाने की, तो आप इस प्रतियोगिता में आप शामिल हो सकते हैं। और हाँ एक हफ्ते के अंदर आपको वो डिज़ाइन बनाकर
उस दिन इवेंट में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर वहाँ पे बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर आने वाले हैं जो आपको अपने डिज़ाइंस के थ्रू आपको प्रेरित करेंगे कि आपको डिज़ाइंस को किस माध्यम, किस सोच, किस महसूस, किस फीलिंग के साथ आपको डिज़ाइंस बनाने चाहिए। ये सब बोलते तो जितने भी स्टूडेंट थे जिनको फैशन में शौक़ था डिज़ाइनर बनने का, वो सारे स्टूडेंट इस आयोजित में करने के लिए अपना जो नाम था ऐड करवा लेते हैं। तो ऐसे ही ना ये जो उसके बाद सारे टीचर्स ना पढ़ाने लगते हैं, ऐसे ना टाइम निकलने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जीविका अपने डिज़ाइन बनाने वाले रूम में बैठी थी टेबल पे, और वो बहुत ही सीरियस मूड में बैठी थी। अपने डिज़ाइंस को ना वो स्केच पे बना रही होती है, बहुत ही सीरियस होकर। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किन ख्यालों में वो गुम होकर वो डिज़ाइन बना रही थी। वो डिज़ाइन बनाते समय ऐसा लग रहा था कि वो किसी को अपने ख़यालों में, किसी के अपने आँखों से उस डिज़ाइन में उतार रही हो, वो इमेज कर रही हो कि ये डिज़ाइन ये किसके लिए हो सकता है। ऐसा सोचते हुए ना वो डिज़ाइन बना रही होती है। और वो डिज़ाइन बनाते हुए इतनी फोकस के साथ डिज़ाइन बना रही होती है ना। एक डिज़ाइनर जिस तरीके से सोच समझ कि कौन से डिज़ाइंस किस तरीके से बनाया जाए कि देखने वाले के अंदर उस डिज़ाइन को अपनी तरफ आकर्षित करने का, उसमें ऐसी डिज़ाइंस, ऐसी चमक होनी चाहिए। उस तरीके से जो थी ना जीविका अपनी डिज़ाइंस में स्केच बनाने में खोई हुई थी। तभी है ना उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन रिसीव करती है। वो किसी से कुछ देर बातें करती है और बात करने के बाद वो कॉल कट कर देती है। अब वो क्या बात करती है तो हम स्टोरी में देखेंगे। बैक टू स्टोरी। वो कॉल कट करने के बाद वो साइड में टेलीफोन से वो सर्वेंट के पास कॉल करती है और एक ब्लैक कॉफ़ी बोलती है लाने के लिए। कॉल कट करने के बाद वो सीधा अपने खिड़की के पास जाती है और बाहर की दुनिया को देखती है। वो फील कर रही थी इस दुनिया को। वो अपनी आँखों से उस बाहर की दुनिया को ऐसे देख रही थी जैसे वो उस दुनिया को अपनी आँखों में कैप्चर करना चाहती है। उस बाहर की दुनिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उससे जैसे जिस नज़रिए से देख रही थी उससे कुछ सीखना चाहती थी, ऐसा नज़रिया था उसका। तभी जो है उसके डोर पे नॉक होता है। सर्वेंट कॉफ़ी लेकर आ चुकी थी। वो जाकर कॉफ़ी लेती है। कॉफ़ी का मग लेते हुए वो डोर बंद करती है। सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। डोर बंद करने के बाद वो सीधे जाती है बालकनी एरिया की तरफ, क्योंकि ये उसका जब भी वो कुछ डिज़ाइंस बनाने का एक टाइप का ये शोरूम जैसा था इसका, जहाँ पे कंफर्टेबल बैठकर यहाँ पे डिज़ाइंस बना सकते हैं। इस रूम से उसे ऐसा लगाव था ना जैसे यहाँ आकर वो अपनी खुद की दुनिया जीती थी। इस रूम में आकर ऐसा था। तो इस रूम को अपने तरीके से बनाई थी। विंडो साइड, बहुत बड़ी विंडो, साइड में बालकनी, उधर ही जाकर वो और बालकनी में झूला, उस झूले पे जाकर बैठ जाती है और झूले पे बैठते हुए कॉफ़ी पीते हुए पता नहीं किस ख्यालों में गुम हो जाती है। ऐसे ही सोचते सोचते ये जो दिन था ना, ऐसे ही उसके लिए शाम ढल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिज्ञासा थी, उसका भी क्लास ख़त्म होने के बाद वो अपने घर की तरफ निकलती है और वो
कार में बैठकर साक्षी के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि कॉलेज में ये सब मतलब उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताती है कि कॉलेज में टीचर्स ने ऐसा कुछ सोचा है। तो जो साक्षी थी वो बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट को मौका मिलेगा अपनी फ्यूचर बनाने का। तो जो जिज्ञासा थी वो बोलती है हाँ ये तो है। अच्छा मैं ना तुझे उस इवेंट में तुझे इनवाइट कर रही हूँ तो तू आ जाना, ठीक है ना। अगले हफ्ते है तो तू आ जाना, ठीक है ना। तो जो साक्षी है ना वो बोलती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। ऐसे ना थोड़ी देर और बात करने के बाद जो जिज्ञासा ना कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वो सीधा डायरेक्ट अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाती है और फ्रेश होकर वो अपने बालकनी एरिया की तरफ चली जाती है। बालकनी में खड़ी वो बाहर की दुनिया को देख रही थी। शाम ढलने वाली थी। वो सूरज की लालिमा उसे देखते हुए पता नहीं किस ख्यालों में डूबी हुई थी कि उसके रूम में कोई एंटर करता है, उसके पास अगर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। जब वो इंसान जिज्ञासा के कंधे पे हाथ रखता है तब वो पीछे पलट कर देखती है तो वो कोई और नहीं उसके पापा होते हैं। तो वो अपने पापा को देखकर बोलती है पापा आप कब आए। तो बोलती है अभी आया बेटा, तुम किन ख्यालों में खोई हो कि मैं यहाँ कर खड़ा भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तो जो जिज्ञासा थी वो बोलती है नहीं पापा बस ऐसे ही, बोलिए कोई काम था क्या। तो जिज्ञासा के पापा बोलते हैं काम तो था बेटा, तुमसे कुछ बातें करनी थी। तो जिज्ञासा बोलती है बोले ना पापा क्या बात है। तो बोलती है कि बेटा देखो मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में। तुमने अपनी लाइफ में जो चाहा मैंने उसे करने से कुछ कभी नहीं रोका और ना ही कभी रोकूंगा। तुमने अपनी लाइफ टीचिंग में करियर बनाने को चाहा तो मैंने नहीं रोका। और तुम्हें तो पता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी बिजनेस को संभालो, लेकिन तुम में इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में तुम्हें, इसलिए मैंने कभी रोका भी नहीं। और मैं हमेशा से यही चाहता कि तुम जो लाइफ में करना चाहती थी वही करो, और तुमने किया भी वैसा। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ के अगले पड़ाव पे बढ़ो। तभी जिज्ञासा है ना वो बोलती है पापा आप घुमा फिरा की बातें क्यों कर रहे हो, आप जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। तो जो जिज्ञासा के पापा होते हैं ना वो बोलते हैं, उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलते हैं बेटा देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचूंगा। तो मैंने ना एक डिसीज़न लिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम विकी से शादी कर लो। वो अच्छा लड़का है और तुम उसे जानती भी तो हो पहले से। और पिछले पास्ट में जो कुछ भी हुआ और जो तुमने जो रीज़न दिया था, मुझे आज भी लगता है कि वो रीज़न तुम्हारे लिए, तुम उसे बचना चाहती थी, तुम उस समय शादी नहीं करना चाहती थी जो तुमने रीज़न दिया था। तभी जिज्ञासा ने जैसे ही पापा से अपनी बात सुनती है ना कि वो विकी से शादी कराना चाहते, वो तो पहले शॉक हो जाती है। अपने पापा की तरफ देखते हुए बोलती है पापा अब क्या बोल रहे हो, मैं विकी से शादी। पापा आपको पता है कि पास्ट में मैंने जो कुछ भी कहा मैं मानती हूँ, मैं उस समय शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो मैंने रीज़न बताई थी वो रीज़न झूठ नहीं है पापा। और वैसे भी मुझे विकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरे टाइप का नहीं है पापा। मैं उसके साथ अपनी लाइफ कभी सरवाइव कर ही नहीं पाऊँगी। और पापा मैंने आपको अपनी
लाइफ से जुड़ी हर एक बात शेयर की है। और जब मैंने पास्ट में अपने वीक शादी के लिए मना किया था ना, जो रीज़न मैंने बताया था वो रीज़न 100% सच है पापा। मैं ये सोच कर नहीं किया था कि अभी मैं आपको कोई सा भी रीज़न दे दूँ तो आप मेरी शादी नहीं करोगे। नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब उसके पापा सुनते हैं ना कि पास्ट में जो भी जिज्ञासा ने शादी करने के लिए ना करने के लिए रीज़न दिया था, तो वो अंदर से ना थोड़ी मायूस से हो जाते हैं। लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो ना जिज्ञासा के हाथ में अपने दूसरे हाथ को रखते हैं और बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने देता हूँ। तुम एक महीने में तुम जिसे भी पसंद करोगी ना, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूँगा। तो जिज्ञासा जैसे सुनती है ना उसके पापा 1 महीने की बात करें, वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है, पापा आप ये कैसी बातें करती हो? मुझे अपनी लाइफ पार्टनर चूज करनी है, ना ही कोई कंपटीशन का पेपर देने जा रही हूँ पापा कि एक महीने में तैयारी किया और अगले महीने जाकर पेपर दे दूँ। ये नहीं है पापा, ये पेपर नहीं है कोई, ये मेरी पूरी लाइफ की डिसीजन है। मैं किसी इंसान को अगर पसंद कर रही हूँ, उसे समझने के लिए कुछ तो वक्त चाहिए ना पापा। मैं ऐसे कैसे किसी इंसान के साथ अपने जीवन शुरू कर सकती हूँ? और 1 महीने, आप 1 महीने टाइम दे रहे हैं पापा। तो जिज्ञासा के जो पापा होते हैं बोलते हैं, देखो बेटा, तुमने जो बोला मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तुमने पास्ट में जो भी बातें बताई मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और अब जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बोल के ना जो जिज्ञासा के पापा होते हैं ना, वो रूम के से निकल कर बाहर की तरफ चले जाते हैं। और जिज्ञासा वो उसकी ना पकड़ रेलिंग पे ना कस जाती है दोनों हाथों की, और वो खुद से बोलती है, ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा? ये मेरी लाइफ की डिसीजन है। इन चंद महीनों में मैं अपनी लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढ सकती हूँ? मैं उसके साथ जीवन बिताना है, मुझे पूरी लाइफ बितानी है, और मैं 1 महीने में अपनी जिसके साथ टाइम स्पेंड करनी है उसको 1 महीने में चूज करूँगी? ऐसा ना सब सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद डिनर का टाइम हो जाता है और वो डिनर के लिए नीचे चली जाती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं हम जीविका डाइनिंग टेबल पर बैठी डिनर कर रही थी अपने पापा के साथ बैठकर। उसके पापा बोलते हैं, तैयारी अच्छी चल रही है ना? जीविका बस हाँ में सिर हिलाती है। थोड़ी देर बाद डिनर हो जाने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। ये रात ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। लगभग ऐसे ही 2-3-4 दिन, लगभग 5 दिन ख़त्म हो जाते हैं। अब इवेंट से 1 दिन पहले शाम का समय होता है। जीविका अपने टेरेस पे खड़ी, हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वो अपने पार्किंग एरिया की तरफ ऊपर से ही देख रही होती है और कॉफ़ी पी रही होती है। और वो टहलते टहलते चारों तरफ अपनी नज़र घुमाए, बस बाहर की दुनिया को वो देख रही थी, उस नज़ारे का आनंद ले रही थी। तभी वो अपने गेट की तरफ देखती है, वहाँ से एक कार एंटर करती है। उस कार की प्लेट नंबर देखकर जीविका की जो आंखें थी ना, उसमें एक तरह का गुस्सा और इमोशन दोनों एक साथ आ जाते हैं। वो उसकी जो रेलिंग पे जो हाथ थी ना वो कस जाती है, और एक हाथ में जो उसने मग ले रखा था उस पे ना उसकी पकड़ बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे वो कार अंदर एंटर करती है ना, जो जीविका थी ना, उसकी कप पे जो हाथ का प्रेशर था वो बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कप उसके हाथ में टूटकर उसके हाथों में चुभ जाता है,
और जैसे ही कप का मग टूटता है ना, उसी के साथ साथ उसकी आँखों से आंसू भी आने लगते हैं और वो खुद से बोलती है नहीं, इस बार नहीं। और वो वहाँ से भागते हुए नीचे की तरफ जाती है और वो अपने मेन गेट से नहीं जाती, वो पीछे की डोर से भागते हुए वहाँ से दूर की तरफ चली जाती है। वो भागते भागते वो उसी गार्डन एरिया की तरफ जाकर रुकती है जहाँ वो अक्सर संडे को बच्चों से मिलने जाती थी। वहाँ पे जाकर वो एक बेंच पे बैठती है और वो वहाँ पे रोती है, चिल्ला कर तो नहीं लेकिन अपने अंदर से ऐसा लग रहा था वो पूरी तरह बिखर रही है। तभी वहाँ पे एक प्यारी सी आवाज़ उसे सुनाई देती है, एंजल क्या हुआ आपको? आपकी मम्मा ने आपको डांटा है क्या? आप रो क्यों रहे हो? और जैसे ही आवाज़ जीविका के कानों में आती है, वो अपनी नज़र सामने की तरफ करती है। वहाँ पे कोई और नहीं, यहाँ एक परी थी। वो परी को देखते हुए ना अपने आँखों से की आंसू है ना वो पोंछती है। तभी जो परी होती है ना वो जीविका से बोलती है, एंजल मुझे ना इस बेंच पे ना चढ़ना है, आप मुझे चढ़ा दो ना। तो जो जीविका थी ना वो एंजल को ना परी को ना उस बेंच पे चढ़ा देती है। और जैसे ही परी बेंच पे चढ़ती है ना, वो बिना एक पल गवाए वो जीविका को ना हक कर लेती है। और जैसे ही जीविका को हक करती है ना, जीविका जो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी वो आंसू निकल जाते हैं। तभी जो परी थी ना वो बोलती है, क्या हुआ एंजल? आपकी मम्मा ने आपको डांटा क्या? बताओ ना आप। और वो उससे दूर होते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलती है, बताओ ना। तो जो जीविका होती है ना वो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर स्टोरी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय।